व्हाट टॉपिक? चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 2 AS3 रिवाइज के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस, मुझे कुछ आंसर्स चाहिए आप लोग से फटाफट। मुझे ये बताओ, क्या AS3 सारी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है? यस और नो? AS3 क्या सारी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है? यस और नो? So the answer is yes. Very, very good. कि no, ma'am, it's not applicable on all the entities. Then it is applicable on which all entities? So it is applicable on, yes, good. It is applicable on companies. It is applicable on companies. But does this mean that all the companies, each and every? No. तुमसे कोई नींद में भी हिला के पूछ ले तो आंसर आना चाहिए OPC पे नॉट एप्लीकेबल, स्मॉल कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल, और किस पे नॉट एप्लीकेबल था? मैं भूल गई क्या? तुम लोग को याद है क्या? डोरमेंट कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पर भी नॉट एप्लीकेबल। ओके, और जो दूसरे एंटिटीज होते हैं उन पे एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, दो इट्स नॉट एप्लीकेबल बट इट्स रेकमेंडेड। ऑल राइट, ग्रेट। फिर हमने ये कुछ नोट डिस्कस कर लिया, तो मुझे पक्का यकीन है तुम पर कि अगर रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो तो तुम्हें क्लियर होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब देख लिया। उसके बाद कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज हैं अलग अलग वो देख लिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग समझ लिए, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे के तुमको चीजें समझा दी। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें क्या आता है? मैं अगर तुमसे कहूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो इसमें क्या आता है? तो मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमारे ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशंस का मतलब मैंने तुम्हें कल क्या समझाया था? जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, उनसे आने वाला पैसा और उनमें लगने वाला पैसा, ये ऑपरेटिंग में आता है। लेकिन क्या सिर्फ यही आता है? तो यही तुमको ध्यान में रखना है कि नो, नॉट जस्ट दिस, बट ऑल्सो वो सारे के सारे कैश फ्लोज जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आ रहे, वो इसके अंदर साथ में आएंगे। तो इसमें एक्चुअली दो दो तरीके से आने की पॉसिबिलिटी है। तरीका नंबर एक, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो, और तरीका नंबर दो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पक्का नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, तो भी वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा एज अ रेसिडुअल आइटम। क्या ये याद रख पाओगे तुम लोग? क्या ये बात याद रख पाएंगे आप लोग? इन्वेस्टिंग में कब आता है ये बताइए मैम? इन्वेस्टिंग में तब आता है जब एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। फाइनेंसिंग में कब आता है? जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। बोले तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ओनर्स फंड और बोरोविंग्स, और जो इन दोनों में नहीं आ रहा वो भी ऑपरेटिंग में जा रहा है। ये बारीक पॉइंट है जो आगे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जब होते हैं तब काम आ रहा होता है। ठीक है, ठीक मैम, ओके। सभी लोग के रिस्पॉन्स बने रहेंगे अगर, तो बड़ा मोटिवेटेड सा फील होता है कि यस माय चिल्ड्रन आर विथ मी एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। मुझे बताइए, टाइप्स ऑफ फ्लोज मैंने आपको लिखने को दिया था होमवर्क करने को, क्या ये लिख के लाए हो? टाइप्स ऑफ फ्लोज, कितने टाइप के फ्लोज हैं? तीन। व्हाट इज द फर्स्ट वन? इनफ्लो। व्हाट इज द सेकंड वन? आउटफ्लो। द थर्ड इज नो फ्लो। नो फ्लो, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हो सकता है किसी को थोड़े बहुत समझ ना आए हो, तो वो जब हम आगे जाएंगे ना तो उनको मैं डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब कराने को मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के क्लासिफिकेशन कराना है, थोड़ी सी ट्रिकी चीज। लेकिन क्योंकि आज थर्ड ही लेक्चर है और इतने दिन कैफ के बाद थोड़ा सा हम विराजमान थे, सुकून, और एकदम से ट्रिकी आ जाए तो कभी कभी बत्ती गुल हो जाती है। तो अभी ना कराते हुए मैं एक दो क्लास बात कराऊंगी, जैसे ही तुम्हें थोड़ी सी और मेच्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। यस, ओके। तो अब हम क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अधिकतर जब हम पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग से ही स्टार्ट होता है किसी भी बुक में, या यूजुअली टीचर्स भी। मैं तुम्हें स्टार्ट करवाऊंगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग के बाद हम करेंगे ऑपरेटिंग। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको मुझे उस स्टाइल में नहीं पढ़ाना जिससे तुम्हारी लिए चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएं। मुझे तुम्हें उस स्टाइल में पढ़ाना है जिससे तुम्हारे लिए चीजें इजियर हो जाएं। तो इजियर बनाने की ये जो प्रयास रहता है मेरा, उसके चक्कर में वी आर गोइंग टू बिगिन विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कॉपी में पहुंचो और लिखो फर्स्ट हेडिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
मैम कौन से रजिस्टर में लिखना है? कॉन्सेप्ट में लिखना है अभी। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे बेटू तो मैं तुम्हें बताऊंगी प्रैक्टिस रजिस्टर में जाओ। अभी हम कॉन्सेप्ट्स पर ही हैं, सो यू विल बी राइटिंग इन योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर। ओके। कल रात में 8 से नियरली 9:30 तक आयुष सर का सेशन था। आयुष सर ने अपने सेशन में लॉ और ऑडिट ही विल बी टेकिंग, ऑडिट पढ़ाया। चिल्ड्रन वर रियली मतलब benefited from the session and he is such a stunner teacher कि आप ये माने कि he was able to induce so much of confidence on the very first day। तो बाय चांस आप में से कल कोई अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या हो सकता है पता ही नहीं था, तो मैं उस लेक्चर को अपलोड करवा दूंगी ऑन यूट्यूब, तो उसको आप देखें। और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट जो बड़े खतरे वाला सब्जेक्ट होता है, वो खतरे वाला क्यों होता है वो सब कुछ उन्होंने कल समझाया था। तो वो लेक्चर तुम देख लेना, यूट्यूब पे मैं डलवा दूंगी। तो यू विल हैव दैट आइडिया दैट लाइक what is his approach of teaching, fully practical approach, जबकि it's a theory subject but he teaches it so fine and crisp कि आप माने कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि यार इतना मेरे पे ये बर्डन है, जबकि it's one of the tricky subjects ऐसा। तो अगर कोई मिस कर गया हो तो वो देख लेना, मैं आज अपलोड करवा दूंगी। मुझे हेडिंग बताओ जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डाल ली क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डाल ली हो तो बताओ कि मैम डन है। वेट कर रही हूं मैं आपके कंसेंट का, कंसेंट मिलने पर हम करेंगे शुरू। तो बच्चे कह रहे हैं कि यस मैम हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हेडिंग डाल ली, तो हम शुरू करेंगे। पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ के मुझे बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब किससे रिलेट करने वाली है? अगर आप मुझे समझाएं तो किससे रिलेट करने वाली है? Yes, that's correct. कि ma'am, this is going to be connected with fixed assets. It's going to be connected with investments. तो यही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दायरा है। परचेज भी इसमें आता है, सेल भी इसमें आता है, और उनसे रिलेटेड कोई कमाई अगर हो रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो इसको सीखने से पहले हमें क्लैरिटी होना चाहिए कुछ अकाउंट बनाने की। वैसे जितने बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है मुझसे या इवन किसी और टीचर से भी, तो उनको एसेट अकाउंट एकदम परफेक्शन से बनाना आना चाहिए, क्योंकि एनपीओ में भी वो आता ही था। उसके अलावा डिप्रिसिएशन चैप्टर में भी वो कवर ही होता था, फिर लेजर चैप्टर के अंदर भी वो कवर होता था। लेकिन स्टिल क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका वर्किंग नोट बनता ही बनता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ अभी। ठीक है, तो आप प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये नहीं सोचेंगे मुझे तो आता है, तो भी लिखना है। बिकॉज एग्जाम से पहले नोट्स में जो लिखा होता है ना, वो ही रिवाइज करके जाते हैं, और नोट्स में नहीं लिखा होता तो फिर वो चीज रिवीजन से मिस होती है और पेपर में आती है तो टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए तो लिखो जाके पहला, नंबर 1, एसेट अकाउंट विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्ट। एसेट अकाउंट विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्ट। परफेक्ट, यस मैम, एसेट्स कवर होते हैं, पीपीई कवर होते हैं, यस वेरी गुड। एसेट अकाउंट ब्रैकेट में विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्ट। अपना आप जरा लेजर का फॉर्मेट बनाएं, नीट एंड टाइडी इन योर कॉपी, एकदम नीट एंड टाइडी फॉर्मेट होना चाहिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट ना भी लिखो अभी तो नॉट एन इशू। अब आप सब बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैम एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो आई थिंक वो क्लियर है ही। तो एसेट अकाउंट बना रहे हम, इसका होगा डेबिट बैलेंस। तो यू विल बी राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले लिखते जाओ, मैं फिर डिस्कस करती हूँ कि सीएफएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट लिखिए आप टू कैश और बैंक, टू कैश या बैंक
ब्रैकेट में लिखो परचेज किया है हमने एसेट, टू कैश या बैंक, ब्रैकेट में लिखिए परचेज किया है हमने एसेट। उसके बाद आप क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रीसिएशन। मैं जैसे डिक्टेट करूं प्लीज उस ऑर्डर में लिखना, टीपना नहीं। बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट लिखो बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक, ब्रैकेट में लिखिएगा सेल, सेल। नेक्स्ट लिखो बेटे बाय लॉस, बाय लॉस, बाय लॉस। और डेबिट में लिखेंगे आप टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। और यहां लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फॉर्मेट बन जाए तो चार्ट में लिखो और अपडेट करो डन। फॉर्मेट जैसे ही बन जाए तो मुझे अपडेट करो डन मैम। गुड गुड गुड, दैट्स गुड। चलिएगा, अब आप सारे बच्चे पेन रख देंगे और 1 मिनट को मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस अकाउंट का, उसको सुन लेंगे। और अगर आपको आती हैं चीजें तो चैट में लिख के आप जवाब देते जाएंगे, तो हमारा म्यूचुअल ऐसे डिस्कशन टाइप्स हो जाएगा। और जिन्हें नहीं आता वो सीख पाएंगे, बिकॉज वो बात मैं पूरी डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी एसेट अकाउंट आप बनाओ, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, एनी एसेट, उसका ओपनिंग डेबिट में आता है और क्लोजिंग क्रेडिट में आता है। ये हुई एक बात। एसेट रूल क्या कहता है बच्चे? एसेट रूल कहता है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और जो एसेट कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो अगर आप अपना एसेट परचेज कर रहे हो तो आपका एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट में डाल रहे हैं। बच्चे कभी कभी गलत सोच लेते हैं, वो कहते हैं मैम कैश नाम का एसेट तो जा रहा है तो हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, हम हमारे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेज करा तो एसेट बढ़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे। और किस प्राइस पे लिखेंगे? हम अपनी कॉस्ट पे लिखेंगे। किस प्राइस पे लिखेंगे? हम अपनी कॉस्ट पे लिखेंगे। देन अगर हम एसेट को यूज करते चलते हैं तो हर साल एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होगी तो उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो ये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। ऐसे ही अगर आप अपने एसेट को सेल कर देते हो, तो सेल कर दोगे तो आपके पास से एसेट चला जा रहा है, और एसेट कम होगा तो हम क्रेडिट में डाल दे रहे हैं। ये किस प्राइस पे आएगा? सेलिंग प्राइस। किस पे आएगा? सेलिंग प्राइस। बेचने पे हो सकता है लॉस, तो वो क्रेडिट में आएगा, और बेचने पे हो सकता है प्रॉफिट, तो वो आपके डेबिट में आएगा। इतनी बात मेरा बोलना इसलिए जरूरी था कि किसी को अगर कोई गैप हो भी तो इतना सुन के हो जाए वो क्लियर। अब आप लोग कोई दूसरे कलर का पेन उठाओ। इफ यू आर राइटिंग विद ब्लू देन पिक अप ब्लैक और रेड, एनी अदर शेड, एंड डू द पोस्टमार्टम जैसे मैं लिखवाऊं वैसे। ठीक है? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? यू बिगिन फ्रॉम हेयर, बिगिन फ्रॉम हेयर। टू कैश या बैंक जो लिखा है उसके लिए एरो मार्क करो और लिखो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। और सोचो भी साथ में, खरीद रहे हैं एसेट तो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो।
इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। ठीक है, उसके बाद डेप्रीसिएशन पे आओ। डेप्रीसिएशन पे एरो मार्क करो और लिखो, सबकी बत्ती जलना चाहिए कि यार डेप्रीसिएशन में तो ना पैसा जा रहा और ना पैसा आ रहा, तो बेसिकली तो ये नो फ्लो है। लेकिन आप हाल फिलहाल लिखिए एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकंड पार्ट। एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकंड पार्ट लिख लो इसको, वील डिस्कस ऑपरेटिंग पे जब पहुंचेंगे तो। एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसके बाद बाय कैश, मतलब हमने एसेट बेचा तो हमारे पास पैसे आए, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो आप लिखेंगे इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। देन बाय लॉस जो लिखा है उसके लिए एरो मार्क करो और लिखो एडेड इन ऑपरेटिंग का सेकंड। क्यों हो रहा है वो मैं सब समझाऊंगी, अभी आप लिखते जाओ, क्योंकि एक साथ सब चीजें होती हैं तो बच्चा इतना सारा प्रेशर नहीं झेल पाता। तो हर चीज सिस्टमैटिकली उसको समझाई जाए तो सब सीख लेता है। कोई तोप नहीं है सीए इंटर, कोई तोप नहीं है एडवांस अकाउंट्स, सब सीख लेता है। बट चलो सिस्टम से, तो आपसे मैं जो बोलती जा रही हूँ वो लिखते चले आप। बाय लॉस एडेड इन ऑपरेटिंग का सेकंड। चलिए, इसके बाद जो टू प्रॉफिट लिखा था उसके लिए एरो मार्क करो और लिखो सबट्रैक्टेड इन ऑपरेटिंग का सेकंड। सबट्रैक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकंड। सबट्रैक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकंड। अब जब ये आप लोग पूरा लिख दें तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे डन मैम। जब ये लिख दें पूरा तो आप मेरे को इन्फॉर्म करेंगे कि डन मैम। डन डना डन। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। अब सुन लो जरा बात, एक दो चीजें अभी मैं तुम्हें समझाना ये चाह रही हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। बेटे हम ओपनिंग बैलेंसेस का और क्लोजिंग बैलेंसेस का कुछ नहीं इफेक्ट देते। क्वेश्चन भी आ सकता है दिल में कि यार क्यों नहीं देते? क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। बैलेंस शीट बताती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू। बैलेंस शीट बताती है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू। तो अगर आप बैलेंस शीट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की बनाते हो तो आप ये एसेट की वैल्यू दिखाते हो, और अगर आप बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर की बनाते हो तो आप एसेट की ये वैल्यू बताते हो। उस केस में आपको इनमें से कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता। क्लोजिंग दिखाओगे ईयर एंड में, ओपनिंग बताओगे बिगनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सीएफएस जो कि बताता है फ्लो। फ्लो, फ्लो एज इन साल भर में आना जाना जो लगा रहा। तो जो ये तुम्हारे इधर के पॉइंट्स हैं, फ्लो मतलब ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चीजें हों, उन चीजों को हम सीएफएस में लेंगे, ना कि ओपनिंग, ना कि क्लोजिंग। पक्का करो मुझे, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? तो कोई बच्चा ओपनिंग और क्लोजिंग को तो नहीं डालने लगेगा सीएफएस में। ओपनिंग क्लोजिंग तो सीएफएस में नहीं डालेंगे हम, नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो स्टार्टिंग और एंड की पोजीशन बताते हैं। तो वो तो बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बताएगा ओवर द ईयर, 20 साल में किसके चक्कर में आना जाना लगा रहा, फ्लो किसके चक्कर में हुआ। तो ये बात आपके ध्यान में मुझे लगता है पक्का रह जाएगी, बस जाएगी। कोई आपसे पूछे कि क्यों ये क्यों नहीं ले रहा है, तो आप बोल पाओगे कैसी ऐसी बात है। तो यू शुड नॉट बी क्वाइट कि यार ये तो पता ही नहीं क्यों नहीं ले रहा है, तुम्हें पता है कि क्यों नहीं ले रहा है। अब सुनो बात, बात आ रही है कैश यहां आ रहा है तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो पैसा आ रहा है, पॉजिटिव दिखाओगे।
कैश यहाँ जा रहा है तो इन्वेस्टिंग में नेगेटिव दिखाओगे। तो इन्वेस्टिंग में ये दो ही चीजों से इंपैक्ट पड़ेगा, आना और जाना। अब जो ये तीन चीजें हैं, इनको हमने लिख के तो रख लिया है, लेकिन हम इनको कहाँ जाके सीखने वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है? ऑपरेटिंग में। नोट्स प्रॉपर रहे इसलिए लिखवा मैंने अभी से दिया। आई थिंक दैट्स एकदम क्लियर एंड फाइन। मैं एक काम करती हूँ, इसी बात पे एक छोटा सा तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर देती हूँ। तो तुम एग्जाम्पल को किस में कर लो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही लिख लो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। और डेटा मेरे साथ करिएगा नोट, डेटा करिए नोट। हम डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 22 और ले लेते हैं 31 मार्च 23। और यहाँ पे वी विल टेक प्लांट एंड मशीन, और प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लें, सपोजिंग 10 लाख, और एंड की वैल्यू लेट्स टेक सपोजिंग 15 लाख। ओके, फिर हमने ले लिया डेप्रीसिएशन, नीचे लिखना फॉर द ईयर, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, वैल्यू लिख लो डेप की भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख। उसके बाद लिखो मशीन, machine with book value of 60,000 was sold for 70,000, was sold for 70,000. Prepare plant and machine account and also calculate cash flow from investing activity. छोटू मासूम क्वेश्चन दिया है अभी मैंने, साथ ही में अपन करेंगे ताकि जो हमने पीछे अकाउंट बनाया अब उसका इम्पैक्ट समझ पाए, ताकि आप लोग उसका इम्पैक्ट समझ पाए। क्वेश्चन लिख लेंगे तो मुझे डन अपडेट करेंगे कि मैम डन है। मैं चाहती हूँ अपना पेस मैच करे, किसी भी पॉइंट पे आप पीछे मैं आगे, या आप बहुत आगे हो मैं ही पीछे ही रह जाऊं, ऐसा ना हो। यस, डन। चलिए बढ़िया, बनाइए जरा छोटू सा प्लांट एंड मशीन अकाउंट। अरे मेरी लाइन टीडी कहाँ चली गई हैं आप? चलिए, तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद एक छोटू सा फॉर्मेट बना लो, 2-3 लाइन का कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और हेडिंग डाल दो प्लांट एंड मशीन अकाउंट। हो सकता है किसी को लगे मैम आप हमारे फॉर्मेट पे फोकस नहीं करवाएंगी, बिल्कुल करवाऊंगी। अभी हम बिल्कुल छोटू सी चीज कर रहे हैं, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन आपका एब्सोल्युटली शानदार होगा, लेकिन अभी मैं उस पर टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करना चाह रही, इतना सा कॉन्सेप्ट पड़ा है। जब फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ही प्रेजेंटेशन पे वर्क करें। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और 2 कॉलम कर दीजिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इतना करके रेडी हूं। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम स्केल से लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि फ्री हैंड करना चाहिए। बेटू जो छोटे फॉर्मेट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 4-5 लाइन के, उसमें आई वुड रेकमेंड फ्री हैंड बनाओ, फ्री हैंड। लेकिन जो लंबे फॉर्मेट होते हैं फुल पेज के, आई वुड रेकमेंड फ्री हैंड नहीं करते हुए स्केल से बनाओ। जिनको एकदम सीधी लाइन बनाना आती है तो दे कैन गो फ्री हैंड, बट जिनकी लाइन टेढ़ी आड़ी हो जाती है तो बेटू पेज को गंदा करने से कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि हम कुछ सेकंड्स लगा के स्केल उठाएं और फिर लाइन खींच लें, कम से कम नीटनेस तो रहेगी, गंदा तो नहीं होगा हमारा प्रेजेंटेशन। तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। छोटे फॉर्मेट ऑलवेज फ्री हैंड, बड़े फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग प्रॉपर लाइन। इफ यू हैव दैट एबिलिटी गो विथ इट, अदरवाइज कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, यूज योर स्केल। मैं तुम्हें मेरा बताऊं, ऐसे लोगों को लगेगा कि शायद मैम तो बहुत अच्छी सीधी लाइन बना लेती होंगी, मेरे से पेज में सीधी लाइन नहीं बनती थी, पर मैं अपना प्रेजेंटेशन कभी गंदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए आई ऑलवेज यूज स्केल, ऑलवेज। छोटे में मैंने हमेशा फ्री हैंड किया, बड़े में स्केल ही यूज किया, क्योंकि क्यों ही कॉपी को गंदी करो अपनी, अल्टीमेटली इट्स अ गिफ्ट दैट वी आर गिविंग टू एग्जामिनर। तो समझो जरा बात को, गंदा संदा करोगे तो काम नहीं चल पाता, है ना? ऑल राइट, चलो डालना स्टार्ट करो।
ये ओपनिंग प्लांट मशीन, ये क्लोजिंग प्लांट एंड मशीन। तो डेबिट में गया ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10 लाख लिखा हमने ओपनिंग, और फटाफट से नीचे गए बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो नीचे गया हमारे पास 15 लाख का फिगर क्लोजिंग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया है डेप्रीसिएशन। कह रहा है टैबलेट में बेनिफिट है मैम, बहुत बेनिफिट है। मैं जब बोर्ड पे पढ़ाती थी और अकाउंट्स कराती थी, तो मतलब इट्स बिन इयर्स, लाइक 2017 से पहले बोर्ड पे पढ़ाती थी, अब तो सालों हो गए। तो वो जब लाइन बनानी होती थी, पूरी कोशिश रहती थी सीधी बने लेकिन थोड़ी देर याद हो ही जाती थी। खैर, वट, बट टैबलेट इज अ सेवियर। जी हाँ। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग लिखा। डेप की बात करें तो ये 1 लाख है। मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा कि डेप कहाँ डलना है, सीधे क्रेडिट में। बाय डेप्रीसिएशन 1 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, मशीन विद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वैसे हम फाउंडेशन में बड़े प्यार से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारे हिसाब से वैल्यू, हमारी किताबों के हिसाब से कितनी वैल्यू। तो 60,000, बेचा कितने का, 70। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 70। तो पैसा कितना आया, 70। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय, बाय कैश या बैंक, 70,000 सेलिंग प्राइस डलती है यहाँ पे। किसी को इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो तो मतलब उसके फाउंडेशन का बहुत ही बेस हिला हुआ है, तो उसको ये चीज जब हम क्लास में करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो सीख लेता है। फिर अब बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे हम टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट 10,000। तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, 60 की चीज अगर 70 में बेची तो 10,000 का प्रॉफिट डेबिट में हमने डाल दिया है। अच्छा, ये होने के बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया है नहीं, तो हम करेंगे बैलेंसिंग। लगाइए जरा टोटल, टोटल लगाइए क्रेडिट साइड का, कितना टोटल आ रहा है, 16,70,000। हाय बच्चू, गुड आफ्टरनून। सीएस एग्जीक्यूटिव के भी बच्चे आ गए यहाँ पे। ये कितना हो रहा है, 10,10,000। डिफरेंस करो दोनों साइड के टोटल का, हाउ मच इज इट कमिंग, आई थिंक 6,60,000। पक्का कर देना एक बार, कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले। वो तो मैं कर रही हूँ खैर लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले। ये होगा क्या, पता ही नहीं, खुद दिमाग लगाओ। यार डेबिट में है, डेबिट में मतलब इससे एसिड बढ़ रहा है, इससे एसिड बढ़ रहा है। और एसिड बढ़ेगा कब, जब खरीदोगे। एसिड बढ़ेगा कब, जब खरीदोगे। तो कितने का खरीदा होगा, 6,60,000 का। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। क्वेश्चन ने हमसे ये जानकारी छुपाई थी, क्वेश्चन ने हमसे ये जानकारी छुपाई थी, हमने ये इंफॉर्मेशन बैलेंस करके निकाली। पक्का करो बात क्लियर, पक्का करो बात क्लियर। बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में हमको मेंशन करना है। सभी लोग यहां तक करो और मेरे को डन बोलो कि डन। डन बोलो, डन। ठीक, अब हमें इसमें से क्या चीज उठानी है, तो हमें ये उठाना है, ये यहां डालना है, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो क्या है ये, सेल ऑफ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, 70,000। पैसा आ रहा है इसलिए पॉजिटिव। और और ये खरीदा है एसेट, तो पैसा जा रहा है। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 6,60,000। गया ये पैसा, गया ये पैसा, तो ये आ गया। अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या डेप को अभी हमें डील करना है, क्या डेप को हमें अभी डील करना है, यस और नो। द आंसर इज नो। ये कहा जाता है ऑपरेटिंग में। क्या प्रॉफिट को अभी डील करना है, नो। कहा जाता है ऑपरेटिंग में। चेक करो इस बात को।
चेक करो इस बात को, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स नेट रिजल्ट। डिडक्ट करो जरा, नेट ऑफ करो और आंसर बोलो मुझे कितना आ रहा है। इज इट कमिंग 590? इज इट कमिंग 590 नेगेटिव? इसको क्या लिखेंगे अपन? कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों इतना करो, 1 मिनट को इफ आई एम नॉट अवेलेबल तो परेशान ना हुई हो, मेरा ऑडियो वीडियो 1 मिनट के लिए अगर रुक जाए तो डोंट वरी, ओके, यू स्टे हेयर ओनली। डन, डना डन। What is the level of clarity, my dear children? Is it all clear? Is it all fine? कोई issue, कोई गम? No गम? कोई issue, कोई गम? No गम? Any शक? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग के पास प्रैक्टिस रजिस्टर है? क्या तुम्हारे पास प्रैक्टिस रजिस्टर है? तुम लोग ने एक रजिस्टर और परचेज किया नहीं किया? बिकॉज तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिस रजिस्टर है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इट्स गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट। तो तुम प्लीज प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लो, और बाय चांस प्रैक्टिस रजिस्टर नहीं है तो अभी तो कॉन्सेप्ट में ही चलो। खैर, यू शुड गेट वन प्रैक्टिस रजिस्टर नाउ बिकॉज वी आर मूविंग ऑन विद क्वेश्चंस पार्ट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, अमेजिंग, बढ़िया। तो ये एग्जाम्पल टू टेक्निकली जाना चाहिए प्रैक्टिस रजिस्टर में, टेक्निकली जाना चाहिए प्रैक्टिस रजिस्टर में, हो तो वहां करो, ना हो तो कॉन्सेप्ट में ही डालो हाल फिलहाल। अरे कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, आई एम सो हैप्पी कि यू आर सो रिस्पॉन्सिबल कि मैम हमारे पास प्रैक्टिस रजिस्टर भी है, वेरी वेरी गुड। दैट शोज दैट यू आर रियली माइंड, बिल्कुल जिम्मेदार। जिम्मेदार ट्रेट होना अपने आप में सबसे अच्छी बात होती है। गुड कि मैम ने हमें एक बार बोला इंस्ट्रक्शन कि भाई 3 रजिस्टर होने हैं तो 3 ही होने हैं। ऐसा नहीं हम इंतजार करेंगे जब बोले मैम प्रैक्टिस रजिस्टर, बोलेंगे चलो आज खरीदते हैं, ऐसा नहीं। मैम ने एक बार कह दिया, हम पहले से अरेंज करके रखे हुए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगी और देखते हैं कि तुम मेरे जो कंफ्यूज करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए झांसा रखा है तो उसमें फंसोगे कि नहीं। तो ये है प्लांट एंड मशीन, यहाँ वैल्यू लिखो 8,50,000, यहाँ पे वैल्यू लिखो 7,20,000। उसके बाद लिखो फर्नीचर, वैल्यू लिखो 1,20,000, और यहाँ वैल्यू लिखो 180। तीनों हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। नीचे इंफॉर्मेशन लिखो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, अमाउंट लिखो आप 60,000। फिर लिखो आप परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन 2,50,000, 2,50,000। मैं जब तक कुछ कैलकुलेशन भी करके रख रही हूँ ताकि तुमको अच्छा बढ़िया क्वेश्चन दे पाऊं। नेक्स्ट लिखो मशीन सोल्ड एट लॉस ऑफ
5,000. Machine sold at loss of 5,000. अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्नीचर. फर्नीचर के लिए लिखिए आप फर्नीचर परचेज्ड. फर्नीचर परचेज्ड 70,000 का. और उसके बाद लिखो आप फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू. फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 1,50,000 sold at loss. Sold at some loss. Sold at some loss. Prepare plant and machine account, furniture account, or calculate cash flow from investing activity. Calculate cash flow from investing activity. Yes, बच्चों, good afternoon, good afternoon. मुझे एक बात ये बताइए कि तुम इसके अंदर एक एसेट अकाउंट बनाओगे कि दो एसेट अकाउंट बनाओगे? एक एसेट अकाउंट बनाएंगे हम या दो एसेट अकाउंट बनाएंगे? दो. अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना, सोल्ड एट लॉस ऑफ 20,000. सोल्ड एट लॉस ऑफ 20,000. तुम कर रहे हो, मैं वेट करूं? क्या मैं कर रहा हूं? क्या कहते हो? क्या कहते हो? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम हम बनाएंगे. ठीक है, तो मैं कर रही हूँ वेट. और मैं वेट कर रही हूँ 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट का. और इतने में देखते हैं कि क्या पोजीशन बैठती है. ठीक है हर्ष, तुम एक काम करना, तुम्हारे सॉल्व हो जाए. नहीं यार, स्क्रीन इज नॉट स्टक. ऐसा है क्या? स्क्रीन चेक करिएगा. इज द स्क्रीन स्टक? इट इज स्टक. सो यू गाइस स्टार्ट सॉल्विंग फटाफट से. इट्स ओके. आई थिंक इट्स नॉट स्टक एनीमोर. क्या बोल रहे हैं बेटा? इट्स क्लियर एंड विजिबल. ओके ओके ओके. ओके ओके बच्चू, ओके. जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन और अगर उन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो आई थिंक इतना तो यू शुड डू फॉर योर मैम. अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल नहीं. एक डिसलाइक का ऑप्शन होता तो वो दबा देते हैं. लेकिन अगर समझ आ रहा है एंड इट्स हेल्पिंग यू, देन यू शुड एटलीस्ट प्रेस दैट लाइक बटन. अपना मतलब जितने ज्यादा लाइक होंगे
आई थिंक उतना ज्यादा वो जो वीडियोस हैं वो दूसरों तक पहुंच पाते हैं. सो डेफिनेटली यू आर अ रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम हेयर. So whenever somebody asks me that what's the reason, like how can you teach so well? I think because I can connect myself very well with my students, and their encouragement, their motivation has been the reason that I started my own things. So it's since years. बच्चे का मैं नाम अभी नहीं लूंगी. He was there in the meeting yesterday also, and today also he joined just for a minute. They were my students like nearly 8 years ago. And they used to encourage me then. Why not begin your own? Why not do that? You can do that. You are the one who explains us so well. So now it's the time that I need support of my students, and that is through these ways only. So if you can do that, would be really appreciable. तो फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ. कुछ कुछ बच्चों का अकाउंट प्लांट एंड मशीन वाला बन चुका है. गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून. बीच बीच में कुछ लोग ज्वाइन करते रहते हैं एंड दे कीप सेंडिंग देयर विशेस. अच्छा, by the time you guys are solving, let me just tell you little bit about something very special coming up, and that is इतने सारे बच्चों की रिक्वेस्ट बराबर ये आ रही है कि मैम आप प्लीज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए. तो मेरा तो प्लान ये था कि पहले 7 days ऑफ डेमो कंप्लीट हो जाए, देन ओनली वी बिगिन. बट चिल्ड्रन आर सो क्यूरियस एंड दे आर सो एक्साइटेड कि यू प्लीज स्टार्ट. आई मीन वी जस्ट वांट टू स्टार्ट, दैट्स द थिंग. So today, most probably by evening, I'm going to roll out all the details with respect to the registration. And let me tell you that some amazing, matlab, really amazing options are going to come for you in respect of the fees that you have to pay. It's going to have lot of discounts, and they won't be like for a number of days. It's going to be limited to next 7 days from the date that I mentioned. So most probably by evening today, I'll be sharing the details, and the registrations are going to begin from tomorrow. And for the first 7 days, you are going to have some unimaginable huge discounts so that you are able to get benefit of quality education at really nominal rates. So it's going to be helpful for your parents also, and definitely it's going to help you guys improve the marks that you are going to soon have on your mark sheet of November 2024. So the contribution that me and my team can give it to you, I think that will be the best possible thing that we are blessed with. So soon coming out with that. हाँ हाँ हाँ. करें स्टार्ट, अकाउंट बनाऊं मैं क्या, या यू वांट लिटिल बिट मोर टाइम? Yes, thank you so much, Pragya. Thank you so much. I can even tell you something. जो हमारी दूसरी फैकल्टीज हैं, मतलब जिस पैशन से वो तुम्हें कवर करवाने वाली है, कई बच्चे उन्हें नहीं जानते बिकॉज दे आर न्यू टू यू एंड यू आर न्यू टू देम. बट जो हमारे 7 days डेमो है वो कंटिन्यू होंगे. हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे भले ही, लेकिन 7 days डेमो कंटिन्यू होंगे. वो लेक्चर्स अटेंड करना. स्टार्टिंग में एक दिन दो दिन तो ऐसा होता ही है दैट वी आर गिविंग काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर एंड ऑल. बट तुम उनका पढ़ाना देखना, क्या उनका कवरेज देखना, उनकी लेवल ऑफ नॉलेज,
उनकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस जो वो करवाने वाले हैं कोने कोने की उठा के, इट्स गोइंग टू बी अनमैच्ड, अनमैच्ड, ऐसा है। मुझे लगता है दैट आई विल बिगिन विथ द सोल्यूशन पार्ट, और तुम लोग मेरे को ये बताओगे फिर कि तुम्हारा कितना सही है। ठीक है, पॉसिबल है कि थोड़ा सा कम सही हो, क्योंकि थोड़े फाउंडेशन के बेसिक्स लग रहे हैं, तो जिनके उथल पुथल बेसिक्स हैं वहाँ के, उनमें थोड़ी सी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, बट नॉट एन इशू। हमारा मिलके जब प्रैक्टिस चलेगी तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक तो तुम्हारे लिए, कौन सा अकाउंट, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीन का गलती की पहले चांस कि हम गलत साइड लिख दें। तो बेटा ये है ओपनिंग, दिस इज योर ओपनिंग। तो ये यहाँ आना था टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन 7,20,000, और क्रेडिट में जाना था बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 8,50,000। उसके बाद अगर मैं साथ ही में फर्नीचर अकाउंट भी बना लूं, साथ में ही अगर मैं फर्नीचर अकाउंट भी बना लूं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,80,000, और क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरीड डाउन जो कि है 1,20,000, 120। मैम पहली गलती हो गई तो मुझे पता है, और यही सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं, इसीलिए मैंने घुमा दिया था। तो हमको विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। और क्या बोलते हैं अपन, आपका जो आईसीएआई का जो हमारा वो सिंबल है, उसके अंदर देखो तो चील की निगाह, वो वाली निगाहें हमको लाना पड़ेंगी एज अ सीए स्टूडेंट। यस, एंड दैट व्हाट क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन अ सीए एंड अदर्स। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, बट बिटवीन अ सीए, सीए बनने के लिए वो चील की निगाहें होना बहुत जरूरी है कि हम सिली मिस्टेक ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलो आगे। अब डेटा दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे लिख देना है। कितना आ रहा है, 60,000 डाल दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, परचेज ऑफ मशीन सीधे डाल दिया। टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक 2.5 लाख। बैंक लिखो ना तो बेटर होता है, मैंने कैश लिख दिया। यस, नेक्स्ट, मशीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, एट अ लॉस ऑफ 5,000, बट ये नहीं बताया कितने की बेची। तो बेटू लॉस हम यहाँ लिख देंगे, बाय लॉस 5,000। बिल्कुल, जिन लोगों ने मुझसे 12th पढ़ा है, तो हमने कैश फ्लो तभी इतना तगड़ा पढ़ा हुआ है, इतना शानदार, कि तुम्हारा बेस ऑलरेडी सॉलिड है। बस इंटर के अंदर थोड़े से कुछ पॉइंट्स और ऊपर हो जाते हैं, बट वो बेस जो 12th में तुमने मेरे साथ बनाया था, वो तो है ही काम का। उससे तो मतलब तुम मानो कम से कम 80% टॉपिक कंट्रोल में है। इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ग्रेट बेसिक्स। चलो लगवाओ टोटल, टोटल लगवाओ, कितना हो रहा है। तो ये हुआ 65,000, और नीचे है 8.5 लाख। कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले है, वैसे मैं कर दे रही हूँ। तो क्रेडिट में आ रहा है 9,15,000, 9,15,000। डेबिट में देखो कितना जा रहा है, 7,20,000 प्लस 2.5 लाख, तो ये जा रहा है 9,70,000, और ये जा रहा है बेटू 9,15,000। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एंड हाउ मच इज आर डिफरेंस कमिंग, हाउ मच इज इट कमिंग, 55,000 इज द डिफरेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये 55,000 क्या होगा। अब एक बच्ची ने थोड़ी देर पहले पूछा था, मैम क्या मैं इसको डेप नाम दे दूं, आप बताइए इसका क्या नाम दें, इस फिगर का क्या नाम दिया जाए। इसका नाम दिया जाए बाय कैश। मैम आपको कैसे पता बाय कैश, आपको भी पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन में लिखा था कि कोई मशीन बेची है 5,000 के नुकसान पर, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितने की बेची है। तो जो ये फिगर मिल रहा है वो यही बता रहा होगा ना कि कितने की बेची है, बाय बैंक या बाय कैश। बैंक लिखना प्रेफरेबल है, बैलेंसिंग फिगर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कलर से मैंने लिख दिया, लेकिन आप एग्जाम में से ब्लैक इंक से ही लिख सकते हो, तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ता है थ्रू योर प्रेजेंटेशन कि भाई मैंने ये बैलेंस करके निकाला है।
इसीलिए बैलेंसिंग फिगर जरूर लिख दिया करें, ठीक है। ओके, अब हम दूसरे पे आ जाएं, विच इज योर फर्नीचर अकाउंट। तो देखो हमारा ओपनिंग तो गया ये, क्लोजिंग तो गया ये, और फर्नीचर परचेज किया 70 का। तो 2 2 बैंक ही लिख दूं, मैं कैश लिख देती हूँ, बार बार बैंक लिखना बेहतर होता है, मोदी जी के राज में है तो बैंक इज प्रेफरेबल। आगे, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 1,50,000 sold at a loss of 20। I repeat, फर्नीचर 150 का जो हमारे हिसाब से था वो 20 के नुकसान पे बिका। तो क्या हम इन दो चीजों से ये निकाल सकते हैं कि कितने का बिका? यस मैम, 130। तो ये रीड करके ही पकड़ सकते हैं। तो क्रेडिट में जाना था। अरे नंदिनी, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ क्या आएगा? बाय कैश 130, मतलब बैंक लिख देना, और बाय लॉस कितना? 20। तो ये मैंने दोनों इंफॉर्मेशन आपकी करवा दी फिट, ठीक है। बाकी कुछ दिया नहीं। जरा फर्नीचर अकाउंट को टोटल करो, बैलेंस करवाओ। नंदिनी सिंह, मैम 12th में जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनवाया था, इट्स स्टिल, आई स्टिल हैव दैट। ओके गुड। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं 12th के जो आगे यूज होते हैं, तो 11th 12th का बेस मैटर्स अ लॉट, अ लॉट। ये टोटल लगाओ कितना बैठ रहा है, ये 2.5 लाख। और ये देखो कितना बैठ रहा है, ये 1.5, और ये कितना हो रहा है, देखना जरा डिफरेंस। 130 प्लस 20 प्लस 120, तो ये तो बैठ रहा है 270, मैं अपने पास लिख के रख लूं। और उधर का बैठ रहा है 180 प्लस 70, सो हाउ मच इज इट कमिंग? इट्स कमिंग 250। तो एक्चुअली अगर तुम देखो तो डिफरेंस अभी आ किस साइड रहा है? अरे वाह यार, यू आर सेइंग मेरे पास भी रजिस्टर है 12th का, वेरी नाइस। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ? मैम 20,000 का। किस साइड आ रहा है? डेबिट। तो बच्चों अगर डेबिट साइड आ रहा है तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, दो ऑप्शन देती हूँ, देखते हैं तो मुझे बता पाओगे क्या। दो ऑप्शन डेबिट में आ सकते हैं, या तो प्रॉफिट ऑन सेल, या हम ये माने कि एडिशनल परचेज और कुछ फर्नीचर खरीद लिया। तुम बताओ दोनों में से क्या सेंसिबल होगा लेना? व्हाट वुड बी सेंसिबल? डेबिट में 20 आ रहा है, ठीक, कंसिडर्ड। मुझे ये बताओ कि क्या लेना बेहतर होगा, प्रॉफिट या एडिशनल परचेज? प्रॉफिट लेना सरासर होगा गलत। क्यों? क्योंकि सेल जब हुई वो लॉस हुआ, तो प्रॉफिट भी थोड़ी ना हो सकता। तो बेटर वुड बी कि हम उसको एडिशनल परचेज लें। बेटू बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हारा नाम नहीं लिखा, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, लेकिन नाम लिखा है पर्पल लैवेंडर तो बिल्कुल सही तुमने आंसर किया है। तो वी शुड टेक इट एज एडिशनल परचेज। तो हम इस 20,000 को भी टू टू बैंक करके ब्रैकेट में अवश्य लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर मेंशन कर देंगे। परफेक्ट, फाइन, सही है, सही है। अब हम जाएं कहाँ? हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं तो भूल गई क्या क्या लेते थे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मेरे बच्चों को याद हो तो बताएं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बता दो जल्दी जल्दी चार्ट में लिख के, क्या लेना है मुझे? आई डोंट रिमेम्बर, इतना सारा डेटा है, क्या लूं मैं कैश फ्लो में? सब हौच पौच। हमें देखना है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं और पैसे आ कहाँ से रहे हैं। हमें देखना है पैसे जा कहाँ रहे हैं और पैसे आ कहाँ से रहे हैं। रही बात बाकी चीजों की, 1 2 3, इन सबको ऑपरेटिंग में करेंगे डिस्कस। हाल फिलहाल इनका कोई काम नहीं है। सही बात। स्क्रीन शायद फिर से स्टक हो गई है, चेक करिएगा। स्क्रीन स्टक हो गई है। ये बढ़िया बात है, तुम लोग मेरे को फटाफट अपडेट कर देते हो। इट्स डन, ओके। इज इट ओके नाउ? आई थिंक इट्स ओके। जी, तो मैं स्टार्ट करूं बनाना। एक तो हमारे पास आ रहा है परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन, कितना का परचेज ऑफ मशीन?
सो इट इज 2.5 लाख, मतलब पैसे जा रहे हैं। अगला, सेल ऑफ मशीन, देखो कितने पैसे आ रहे हैं, 55,000। फिर अगला देखो, ये क्या है, परचेज। तो परचेज ऑफ फर्नीचर कितना जा रहा है, 90,000, 90,000। और सेल ऑफ फर्नीचर 1,30,000 आ रहा है। लगा लो टोटल, और मुझे आंसर बता दो कि हाउ मच इज योर आंसर कमिंग। कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले प्लीज, हाँ समझो। ये कितना बैठेगा मेरे पास, 40 का पॉजिटिव, ये 55, मतलब मेरे पास 95 का पॉजिटिव बैठा। 1 लाख इसमें से कम करूं तो 1.5 लाख, तो मेरे ख्याल से 155 नेगेटिव आ रहा होगा शायद। कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले है, गलत हो तो आई एम नॉट सॉरी, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओ वाओ सही है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,55,000 नेगेटिव। क्या आपको ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी? क्या हमारी थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी? 155 नेगेटिव, ओके गुड, ग्रेट, गुड गुड गुड। मैं तुम्हें मुझे नहीं पता कि किसका कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो, अगर प्रॉब्लम है तो भी चार्ट में लिख दो। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, यू विल फॉल इन लव with the subjects accounts, costing and FMSM। मतलब you will understand each and every point। और वो ऐसा नहीं होगा कि वो रिवीजन के बाद ही याद हो। देखो रिवीजन डेफिनेटली हेल्प्स टू एनहांस आवर क्वालिटी, बट जो बेस कॉन्सेप्ट है वो इट विल बी एम्बेडेड इन यू। जैसे सांस लेनी होती है ना, तो इम्प्लाइड मैनर में चली रही है, या कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर है तो ऐसा सोचता नहीं है, उसके मुंह से कॉन्सेप्ट बहते चले जाते हैं। ऐसे ही जो कॉन्सेप्चुअल बच्चा होता है, उसको पूरे टाइम रजिस्टर उठा के नहीं देखना पड़ता। उसने क्लास में ही अगर सही से सुना होता है और टीचर ने सही से समझाया होता है, तो तुम ये मानो कि कम से कम जो 50 to 60% है वो तुम्हारे बैक एंड में बस जाता है, बस जाता है। और सिर्फ रिविजन्स और प्रैक्टिस के साथ हम उसको 100% कर लेते हैं। और ऑल इंडिया रैंक के लिए अगर तुम्हारे 3 एक सब्जेक्ट्स में तुमने 90 प्लस खींच लिए, कॉस्ट 90 प्लस खींच लिया, एफएमएसएम 90 प्लस खींच लिया, अकाउंट्स 90 प्लस खींच लिया, तो तुम ये मानो कि 3 सब्जेक्ट में इतना सारा स्कोर करा दिया। ऑडिट और लॉ बहुत शानदार सर पढ़ाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर भी आप मानो इंस्टीट्यूट अगर स्ट्रिक्ट एंड पर भी जाता है तो भी तुम 50 to 60 मार्क्स की रेंज में ले आए। और टैक्सेशन भी, सारे सब्जेक्ट थोड़े ट्रिकी और टफ हैं, उसकी भी सर इमेंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें भी तुमने 60-70 कर लिया, तो तुम ये मानो टोटल तुम्हारा आराम से पहुंच जाएगा टू गेट ऑल इंडिया रैंक। एंड मैम डज दिस मेक एनी डिफरेंस? इट डज, इट डज। एंड स्पेशली फॉर एनी वन हु गोज फॉर जॉब इन फ्यूचर, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बट इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब, वेरी बिग डिफरेंस। क्यों मैम? मैं तुम्हें बताऊं, देखो कैफ में हम इतना नहीं बात करते ना रैंक की, क्योंकि वहां होती भी नहीं है रैंक, और कैफ की रैंक इतनी मैटर भी नहीं करती। आप लोग जब जाओगे, इंशाल्लाह बोलते हैं हमारे यहाँ, सीए बन जाओगे एंड यू गो फॉर योर कैंपस एंड योर इंटरव्यूज, तो वहां जब आपका रिज्यूम रखा जाता है, आपका भी रखा है, अब भाई सीए तो बहुत सारे बने हैं तो उनका भी रखा है, तो सबसे पहले जो आपका रिज्यूम दूसरों से कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर कर देता है, उनमें भी सीए लिखा है, आपने भी सीए लिखा है, वो है आपकी ऑल इंडिया रैंक। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपकी आर्टिकलशिप आपने कहाँ से करी है, क्योंकि ढंग की जगह से आर्टिकलशिप करी होती है तो दैट मीन्स आपने काम बेहतर सीखा है, आपको एक्सपोजर ज्यादा था। तो ये 2 बातें बड़ी मायने रखती हैं। मैम इससे क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है? बहुत बड़ा।
ठीक है नंदिनी, अभी क्लियर हो गया होगा शायद तुमको। वो नहीं है, डेप्थ तो नहीं लगाया ना, ऐसा मान लो। तो मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे, क्या इस एआईआर का मॉनेटरी बेनिफिट होता है? हाँ मैम। कैसे मॉनेटरी बेनिफिट होता है? ऐसे बेनिफिट होता है बेटू कि अगले की जॉब फॉर एग्जाम्पल लग रही है, पैकेज मिला है सपोजिंग 12 लाख रुपए का, तो जो ऑल इंडिया रैंक जिसमें चढ़ गया ना, तो तुम मानो कम से कम 2 से 3 लाख मिनिमम कह रही हूं मैं, तुम्हारा उस व्यक्ति से पैकेज ज्यादा होगा। तो तुमने अगर स्टार्ट 15 पे किया फॉर एग्जाम्पल, 15 लाख पर, इससे ऊपर ही होता है लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, और अगले ने 12 पे किया, तो तुम ये सोचो कि नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा इंक्रीमेंट लगेगा तो 15 के ऊपर जाएगा, और इस बंदे का 10 के ऊपर जाएगा, फिर तुम्हारा लगेगा तो उसके ऊपर जाएगा, और इसका उस पे जाएगा। तो तुमने अभी की मेहनत कर कर एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट सैलरी ही अगर दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस मेंटेन्ड ही रहता है, बिकॉज तुम्हारी बेसिक सैलरी इतनी थी। वहां से ऑफिस छोड़ते हो, जहां भी जॉब कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह स्विच करते हो, तो सबसे पहले वो यही चेक करते हैं दैट व्हाट वाज योर लास्ट पे आउट। उस पे आउट के ऊपर ही तुमको इंक्रीमेंट पर मिलता है। तो फर्स्ट सैलरी हाई कैसे रखी जाती है? इट इज थ्रू ऑल इंडिया रैंक, एंड इवन बोथ ग्रुप्स मैटर। तो आप एक बार में निकाल पाओ, डज मैटर। आप बोथ ग्रुप निकाल लो, मैटर्स अ लॉट। उस पे अगर ऑल इंडिया रैंक ले आओ तो सोने पे सुहागा है। क्यों बता रही हूँ ये बात मैं अभी, तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें आज इस चीज की इंपॉर्टेंस पता होगी तो तुम्हारी मेहनत उस डायरेक्शन में होगी। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अब तुमने पढ़ पढ़ा लिया, ऊपर वाला ना करे तुम्हारे 2-3 अटेम्प्ट लग गए, फिर तुम्हें पता पड़ा अरे बाप रे बाप, एक अटेम्प्ट में निकल जाता तो मेरे तनख्वाह ज्यादा होती, मेरी ऑल इंडिया रैंक आ जाती तो मेरी तनख्वाह ज्यादा होती, मेरे को तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। इसीलिए तुमको बता रही हूँ मैं ये बात। तो प्रिपेयर फॉर रैंक। मैम टफ है क्या रैंक लाना? नहीं है यार, सिस्टम से पढ़ो बस, और वो मत करो। डोंट रन आफ्टर सक्सेस, run after quality. Whatever you study, you should have deep knowledge about it. Bas. Go for quality. Go for a lot of practice. Go for a lot of revision. Day don't sit and cry, रैंक लानी, रैंक लानी। आपका आउटकम रैंक होना चाहिए। मेहनत 100% होना चाहिए। जब मेहनत ही करी है, आता ही है सब कुछ, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो क्यों नहीं आएगी? समझे? और रैंक रैंक बोल बोल के क्या होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। वो नहीं करना है, टेंशन नहीं बढ़ाना है, मेहनत बढ़ानी है। क्या बोल रहे हो बेटू? इंसिया दीदी, एक मिनट। योर स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 9 got big four job, right? No, 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 she hasn't got job right now. She is doing her articleship from there. Insia is doing her articleship from there, and she has her finals yet. After giving her finals, she'll be placed wherever. और तुमको मैं एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही तुमने इंसिया का बोला तो मुझे रिकलेक्ट हुआ, बच्चे कई बार बोलते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई कहाँ होती, नहीं हो पाती। देखिए आप, आपके पास सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन में पढ़ने का क्या होता है? ऑनलाइन में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है आपका जो टाइम है। टाइम, बेटा सब कुछ जिंदगी में सिर्फ टाइम पर ही है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। लेट मी टेल यू, इट इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आपका टाइम कोचिंग जाने में, कोचिंग से आने में। मेरे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुंबई में और पुणे में और हैदराबाद में हैं, तो वो घर से जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कहीं कोचिंग जाते हैं, फिर वो वहां से वापस आ रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप मानो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का ट्रैवलिंग टाइम पर डे किल हो रहा है। पर डे किल हो रहा है। अब तुम ये सोचो कि एक दिन इतना किल हो रहा है, तुम हफ्ते में 6 दिन भी जाते हो, महीने में तुम 24 दिन भी जाते हो अगर, और 7-8 महीने के स्पैन में डेली तुम 1 से 2 घंटा तुम्हारा किल हो रहा है किस चीज के अंदर? सिर्फ जाने आने में। और जब जाते आते हैं तो हम थक ज्यादा जाते हैं, अब थकेंगे तो घर पे आके वी नीड रेस्ट। तो वो टाइम हम सेव कर पाते हैं जब हम एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास घर में सेपरेट जगह है, वी हैव अ सेपरेट रूम, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर यू डोंट हैव अ सेपरेट रूम तो नियर बाय कोई लाइब्रेरी अरेंज कर लो। लाइब्रेरी में अपने पास सेपरेट केबिन होता है, वहां पैसा लगाओ जहां लगाने से फायदा हो। अननेसेसरी पेट्रोल डीजल में पैसा उड़ाना और जाना और घंटों बैठे रहना, और फिर फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमने चले जाना और पढ़ाई ना होना, कोई सेंस नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट पे बैठो,
बैठने के बाद आपका टीचर आपके सामने, आप वहां मौजूद इन लाइव क्लास, मैसेज करो फटाफट वहीं पे आपको रिप्लाई मिलता चल रहा है। क्या शानदार चीज हो जाती है। तो मैं इंसिया की बात से कनेक्ट कर रही हूँ। वो बच्ची ने पूरी की पूरी पढ़ाई, तुम ये मानो मैक्सिमम, वो ऑफलाइन अगर आई हो तो शी केम फॉर नियरली 5 to 10 days मैक्स इन हर एंटायर जर्नी, एंड शी वॉज प्रेजेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन रह के उसने अपने हर दिन का दूसरे बच्चों से ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं, इस्तेमाल किया। और सिर्फ एनसीआर का ही नहीं कह रही मैं, बहुत सारे टॉपर्स बच्चे, वो क्लास आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास में आके बकर कर रहे हैं, गॉसिप हो रही है। यार हमारा टाइम बड़ा मैटर करता है ये 7-8 महीने। तो हम घर पे ही अगर हैं तो वहां से हम सीधे टीचर के कनेक्ट में हैं। तो हम अपनी पढ़ाई ऑन टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन टाइम एंड कर रहे हैं। बीच में जो गैप होता है, जिसमें कोचिंग में जब बच्चा ऑफलाइन में होता है तो बाहर घूमने चले जाता है, समोसा खाने चल जाता है, चाय पीने चल जाता है, बकर चल रही होती है, भाई तू क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ, वो सब सेव हो रहा है। आप घर पे हो, आप क्लास ले भी रहे हो, मानो भूख लगी, मम्मी से कहते हैं प्लीज खाना अरेंज कर देना, सुनते जा रहे हो टीचर को ध्यान से, और खाना भी खाते चल रहे हो सुनते जा रहे हो टीचर को, चाय भी चल रही है, सुनते जा रहे हो लेक्चर को, काम भी चल रहा है। टाइम बहुत सेव हो जाता है, और टाइम सेव कर लिया हर दिन का 2 घंटा, तो तुम कहीं ना कहीं ज्यादा रिविजन कर पाओगे देन अदर्स, एंड दैट इज द सिस्टम। इफ यू हैव दैट सिस्टम, ऑल इंडिया रैंक बिल्कुल आ सकती है। तो जाने आने में वक्त बर्बाद मत करो, स्पेशली गर्मी आ रही है, अभी जब जाओगे तो वी गेट सो टायर्ड, सो टायर्ड। घर पे बैठो, अपना फैन एसी जिसकी यहाँ जो सहूलियत है उसको ऑन करके पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, स्किन भी खराब नहीं होगी, धूप वूप, नो टैनिंग, नथिंग, मस्त पढ़ाई करो घर के अंदर। और जो टीचर मैं तुमको डेली सेल्फ स्टडी टारगेट दूं उतना अटेन करना, दूसरे टीचर जो सेल्फ स्टडी टारगेट दें उसको अकम्प्लिश करना, मत पढ़ाई चल रही है। क्या कह रहे हैं बच्चे? अरे बच्चा कह रहा है मैम एफओएसएन क्लासेस ऑनलाइन आर बेटर देन फेस टू फेस क्लास, ही इज वन ऑफ योर सीनियर ओनली। ऑल राइट मैम, रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्स रीस्टार्ट होगा या डेमो से कैरी फॉरवर्ड होगा? डेमो से कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हम डेमो में टाइम पास नहीं करा रहे हैं, डेमो में मैं पढ़ा ही रही हूँ। जो भी बच्चा ऐसा होगा जिसने अगर डेमो अटेंड नहीं किया, तो उसको हम लेक्चर का लिंक भेज देंगे कि भाई जाके वहां से पढ़ ले फटाफट से, उसके ही आगे कंटिन्यू होगा। क्योंकि हमारा डेमो टाइम पास नहीं है ना, इट इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट। Ma'am, since 11th class, I attended online classes and literally I passed CA Foundation 2 in the first attempt. It's online. In online, it's just needed, what is needed is focus. And if you have a teacher who is reminding you पूरे time, focus रहो, focus रहो, focus रहो, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, वो सिस्टम नहीं होता है आजकल चलता है, जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, सामने 200 बच्चे हैं, और घर पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं रिले होना। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अधिकतर टीचर देखो ह्यूमन बीइंग ही है, तो जो सामने है ना, उसी के डाउट पहले लिखते हैं, और जो ऑनलाइन भेज रहा है इतने सारे फोन पर, तो टीचर के लिए मल्टीटास्किंग हो रही होती है। आप ये समझ सकते हैं शायद, दैट ऑनलाइन वाला बच्चा सेकंड इंपॉर्टेंस पे रहता है, और कई बार शायद टीचर से मिस भी हो जाता हो, और जो सामने बैठे हैं वो ज्यादा उनको प्रायोरिटी मिले। और जो सामने बैठे होते हैं, इवन तुम समझ सकते हो कि यार टीचर ने कुछ चीज पढ़ाई हो, सब लोग एक साथ डाउट पूछने लगे, ऐसा हो नहीं पाता ना। अपन तो मुंडी हिला देते हैं ऑफलाइन क्लास में, जैसे स्कूल में भी होता था, या 11th 12th में जिसने भी ऑब्जर्व किया है कि हाँ ठीक है। तो उधर की प्रॉब्लम है। ऑनलाइन होना तो ऐसा ऑनलाइन होना चाहिए, वो सिर्फ ऐसे हम पे फोकस रहे, हम पे सीधे, हम डाउट भेजें फटाक से देख लें, हम डाउट भेजें फटाक से देख लें, वो क्वेश्चन करें फटाक से जवाब दे दें। क्लास में सब जवाब थोड़ी ना दे पाते, बताइए आप कहाँ दे पाते सब क्लास में जवाब? एक बच्चे को खड़ा किया वो दे देगा, दो को खड़ा किया वो दे देगा। ऑनलाइन में तो सब लोग टाइप करके भेज रहे हैं, तो नाम के साथ दिख रहा है कौन कौन जवाब दे रहा है, और जो नहीं दे रहा उसका नाम अनाउंस कर दिया टीचर ने, क्यों भाई जवाब नहीं आया अभी तक। चेक बेटर रख सकते हैं हम टीचर पे, और टीचर हम पे, इन ऑनलाइन लाइफ क्लास, और टाइम बहुत सेव होता है। यस, एब्सोल्युटली प्रज्ञा, एब्सोल्युटली। चलो, तो मैंने तुमको ये ऑनलाइन वाली बात कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए, लेकिन जरूरी था तुम्हारे लिए बताना, तो मैंने बता दिया। यहाँ तक डन डना डन। बच्ची पूछ रही है, मेरे बच्चे तू कितनी जगहों पे एक ही बात पूछेगी, मैम ऑनलाइन के साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, मैं समझा ही दूं, लोगों को थोड़ा डाउट है। बेटा हमारे पास होने वाले हैं 2 मोड्स, एक हम रखेंगे लाइव ऑनलाइन, और एक हमारा मोड रहेगा रिकॉर्डेड। मैम लाइव ऑनलाइन में क्या होगा? लाइव ऑनलाइन में हम आपको भेजेंगे रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल, जो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, ऑलमोस्ट। तो हम आपको शेड्यूल भेजेंगे क्लास का,
आपको क्लास को ज्वाइन करना है और वहीं की वहीं आपको पढ़ाई करती जानी है। एक, अब आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे अराउंड अगस्त तक। कहाँ तक? अगस्त। सितंबर हम आपका कराएंगे, हम कराएंगे, आप पे नहीं छोड़ेंगे रिवीजन। अब बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है जब वो किसी से भी कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है मैम आप हमें क्या पूरे जो लेक्चर्स थे वो वापस देखने को दोगे? मेरा आपसे पूछना है, आप देखोगे कब? जब हम आपको अगस्त तक क्लास में ही पढ़ा रहे हैं और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहे हैं कि तुमको घर से ये करके लाना है, तो आपको वापस देखना ही नहीं है। और उसके बाद के जो महीने हैं, जैसे सितंबर, जैसे अक्टूबर, उसके अंदर अगर आपको रिपीट करना हो तो हम रिवीजन करा रहे हैं ना, तो हम फिर ही करा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हमने एक बार पढ़ा के तुमसे बोला फिर से देख लो पूरा। वो बकवास है। वो क्यों बकवास है? 6 महीने की चीज तुम्हें 2 महीने में देखना पड़ेगी। जब हम तुम्हें सामने से रिवीजन कराएंगे तो हम सारे काम काम के पॉइंट उठाएंगे, हम ही फिर से करा रहे होंगे इन अ शॉर्ट मैनर, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर। तो बताओ तुमको वापस से क्यों पूरा देखना पड़ेगा? अब मैम अगर मेरी छुट्टी हो गई तो क्या? पहली बात तो मैं इतना स्ट्रिक्ट रहती हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन हम लिबरल भी रहते हैं कि यार होता है कभी अर्जेंट और कहीं जाना पड़ जाए, तो छुट्टी अगर हो गई तो हम आपको देते हैं बैकअप। और मैं आपको ये बताऊं, हमारी बैकअप सर्विस इतनी क्विक है कि विद इन 24 आवर्स, बहुत कम होगा कि 48 आवर्स तक जाए बाद, विद इन 24 आवर्स आपको उसी दिन का रिकवरी लेक्चर मिल जाता है। तो वील गिव यू दैट, ताकि अगली क्लास से पहले पहले आप रिकवर करो और कोई गैप ही नहीं आए। आप समझ गए मेरी बात? तो इसमें आपको रिकॉर्डेड ना ही चाहिए। नोट्स मैम पूरे सब क्लास में बनवाएंगे, पूरा मॉड्यूल क्लास में कराएंगे, आरटीपीस क्लास में होंगी, क्वेश्चन पेपर साथ में होंगे। अब बताओ क्या बच रहा है? और कुछ बच रहा हो तो बताओ। वो जो एक दिन की छुट्टी होती है एग्जाम के बीच में गैप, उसमें हम बताएंगे। क्या बताएंगे? पहले क्या पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, वो भी मैं कराऊंगी। अब क्या बच रहा है? अब बात करूं मैं रिकॉर्डेड की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनका ओवरलैप करता है टाइम। वो क्या कर सकते हैं? वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। मैम आपके रिकॉर्डेड में से हमको मोटिवेशन मिल पाएगा? हाँ, मेरा रिकॉर्डेड भी इतना शानदार है कि यू विल हैव पूरा मोटिवेशन, यू विल हैव सेल्फ स्टडी का टारगेट, यू विल गेट फुल गाइडेंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो रिकॉर्डेड के अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लेक्चर्स यू कैन सी एट योर कंफर्टेबल टाइम। एंड मैम ये लेंगे तो क्या रिवीजन का मौका मिलेगा? तो भी रिवीजन मिलेगा, क्योंकि जब हम हमारे लाइव वाले बच्चों को रिवीजन करा रहे होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, तो हम इनको भी रिवीजन करवाएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब बताओ कौन सी प्रॉब्लम रह गई? अब बताइए क्या प्रॉब्लम रह गई? कोई प्रॉब्लम नहीं रह जानी। हमने सिस्टम ही ऐसा डिफाइन किया है कि जो अपने कंफर्ट आवर्स में पढ़ना चाहे तब पढ़ ले। कुछ बच्चे हो सकता है हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट की क्लास ना लें और कुछ की लें। अब कभी प्रॉब्लम होती है कहीं और से ओवरलैप हो रहा है, तो आप रिकॉर्डेड ले लो, तो आप अपने कंफर्टेबल आवर्स के अंदर पढ़ लो। लेकिन मैं फिर भी एनकरेज करूंगी लाइव वाला लो तो बेटर होता है। रिकॉर्डेड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ कवर होगा उसमें भी। ठीक है, अब बताओ कोई और बात पूछना है? ये बीच बीच में इतने हार्ट्स का रिएक्शन आता रहता है तो इतना मजेदार सा लगता है। इट लुक्स सो गुड एंड एनकरेजिंग आल्सो। चलो, तो ये डन डना डन, ये डन। अच्छा सुनो, अपन ने ये तो कर लिया, मैं तुम्हें एक काम छोटू सा दूंगी आज, होमवर्क। होमवर्क ये है, ये जो स्लाइड दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लो। ये जो स्लाइड दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेके करना ये है कि ये कल तुम लोग लिख कर लाओगे। यू विल राइट एंड कम। ठीक है, एक स्लाइड ये हो गई, एक इस स्लाइड का भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो चीजें कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख के लाओगे कल, तो हम करेंगे ये कि उसको समझेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे।